Good morning, everyone. लास्ट टाइम मैंने कैपेसिटेंस के कुछ होमवर्क वगैरह दिए थे, तो उसमें से डाउट है कुछ। पहले डाउट कर लेते हैं मॉड्यूल का जो होमवर्क था उसमें से, फिर आगे पढ़ते हैं ना। सभी लोग डाउट बताओ, होमवर्क में कहाँ तक दिया था लास्ट टाइम? शायद इनटेक्स एक्सरसाइज 2 तक दिया था ना। तो फिर डाउट बताओ इसमें। थर्ड प्रॉब्लम देखो सभी। इसमें 4 आइडेंटिकल कैपेसिटर है जो कि अनचार्ज्ड है। इनिशियली वो अनचार्ज थे, अनचेंज लिखा है, वो चार्ज कर दो अनचार्ज। देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि 4 कैपेसिटर थे, उनमें से पहले एक को बैटरी से कनेक्ट किया गया था। ऐसा कुछ दिया हुआ है। यहाँ कुछ V0 की बैटरी मान लो, V0 पोटेंशियल डिफरेंस है, मतलब बैटरी है। पॉइंट ए, पॉइंट बी, यहाँ पे कुछ स्विच लगा हुआ है। ये सब आइडेंटिकल कैपेसिटर है ना। पहले ये स्विच जो है ए के साइड कनेक्टेड है, तो ये क्या होगा, ये वाला जो कैपेसिटर होगा C1 C2 सब आइडेंटिकल है, सबकी कैपेसिटी कुछ C है। तो शुरू में ये क्या होगा, इससे जब कनेक्ट करेंगे स्विच इधर लगा रहेगा, तो ये V0 वोल्ट तक चार्ज हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस C V0 चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर माइनस C V0 चार्ज आ जाएगा।
फिर जब हम इसको इधर के साइड में कनेक्ट करेंगे तो अब ये सब कनेक्ट हो जाएंगे ना, बैटरी डिस्कनेक्ट हो जाएगी, है कि नहीं। अब आप मान लो कि यहाँ से कुछ एक्स चार्ज इससे फ्लो करके निकला और वो पूरे सर्किट में घूम के वापस यहाँ आ गया, तो यहाँ पे एक्स आएगा तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस एक्स, इधर भी प्लस माइनस एक्स, यहाँ पे भी प्लस माइनस एक्स, और वो एक्स चार्ज वापस यहाँ आ गया, तो अब यहाँ पे बचा सी वी नॉट माइनस एक्स, इधर प्लस इधर माइनस। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे आप देखो सिमेट्री से ऐसे, अगर आप यहाँ पे लूप में ऐसे घूमोगे, यहां से चलो वापस घूम के आओ, तो प्लस सी वी नॉट माइनस एक्स बाय सी, यहां से चल रहे हैं ना इधर से इधर, फिर बाकी जगह ड्रॉप होता जाएगा, माइनस एक्स बाई सी, माइनस एक्स बाई सी, माइनस एक्स बाई सी। तो इससे आप x की वैल्यू निकालोगे तो वो आ जाएगा सी वी नॉट बाय 4। तो अब आपको चार्ज पता चल गया, तो अब आप हर एक का वोल्टेज लिख सकते हो ना, हर एक का वोल्टेज लिख सकते हो। ये हमारा x आ गया, तो Q1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q1 मतलब इस पे चार्ज कितना होगा, सी वी नॉट माइनस एक्स। बाकी सब पे लिख सकते हो, बाकी सब पे तो x ही है, सबका कैपेसिटेंस पता है तो सबका वोल्टेज डिफरेंस लिख सकते हो जाएगा। अभी थर्ड वाला, सबका Q आ गया तो Q बाई सी करके V लिख लोगे ना, V1 V2 V3 सबका क्या क्या है, हो जाएगा। थर्ड समझ आया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन M एंड N बताना है इसमें। देखो हमें इस पॉइंट M और इस पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो पहले तो आपको जहां जहां पे प्लेन वायर आई हुई है वहां का पोटेंशियल लिख करके देख लो कौन कौन से पैरेलल में है। तो हमें पता है कि यहाँ का वोल्टेज जो होगा वही यहाँ का होगा, तो इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस और इसके क्रॉस वोल्टेज डिफरेंस सेम आएगा, है कि नहीं। मान लो यहाँ का वोल्टेज V1 है तो यहाँ का वोल्टेज V1 आएगा, यहाँ का कुछ मान लो V2 है, तो इसके क्रॉस Vm, यहाँ का अगर Vm है तो Vm माइनस V1 है, और यहाँ पे भी Vm माइनस V1 है, तो ये दोनों पैरेलल में हुए ना। ये दोनों देखो, ये दोनों भी किस में है, V1 माइनस V2, V1 माइनस V2, ये दोनों भी पैरेलल में है। तो जो जो पैरेलल में है उनका इक्विवेलेंट निकाल करके दोनों को हटाकर कोई एक की जगह उसका इक्विवेलेंट लगा दो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने इन दोनों को हटाया और उसका इक्विवेलेंट यहाँ लगा दिया 2C0। फिर इसके बाद इन दोनों को हटाया और इस जगह पर एक हमने लगा दिया 2C0। अब मुझे यहाँ पर M, ये 2C0 हो गया ना, ये C0 है, ये C0 है, और
एन, इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। ठीक है, ये बात समझ आ रही है? तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों सीरीज और वो इसके साथ पैरेलल ना, फिर वो दोनों आपस में सीरीज, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। आगे का समझ आ रहा है क्या करना है? ये दोनों आप किस में हो जाएंगे, सीरीज में, और ये जो होगा सी नॉट के साथ पैरेलल में होगा, फिर यहाँ का पूरा इक्विवेलेंट और ये आपस में सीरीज में। फिर नेक्स्ट बताओ कौन सा डाउट है? सिक्स देख लो। सिक्स में एक काम करो, अभी देखो ग्राउंडिंग मैंने नहीं बताई है, हालांकि थोड़ा बहुत पीछे बताया है ग्राउंडिंग में क्या होता है। तो ग्राउंडिंग वाला ना अभी मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा ना, ग्राउंड करना और शॉर्ट सर्किट का क्या इफेक्ट होता है। तो लगे तो तब तक छोड़ दो ना, ग्राउंडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग बता दूंगा तब कर लेना ये सब। सेवन देख लो। अब सेवन भी उसी टाइप का लग रहा है। अभी देखो इस टाइप का किया था हमने क्वेश्चन ना, थर्ड वाला किया था, उसी टाइप का सेवेंथ है। नेक्स्ट। सेवेंथ अब ट्राई कर लेना ना। अगला बताओ। हो गए सारे? सबको मैंने ये इलुस्ट्रेशन भी दिया था ना सॉल्व करने को, ये इलुस्ट्रेशन भी सॉल्व कर लेना ना, ये नहीं कि केवल सॉल्यूशन पढ़ लिया। ठीक है, फिर अब आगे पढ़ते हैं ना। अरे यार ये भी है, विसर्जन भी पढ़ रहा है सर ट्यूसडे को। हम्म, उस दिन तो छुट्टी रखनी ही पड़ेगी, उस दिन तो विसर्जन वाले दिन। देखते हैं यार, विसर्जन वाले दिन इस बार इतना कुछ थोड़ी वो सेलिब्रेशन वगैरह सब करोगे। ठीक है, देखते हैं यार, कर ही देंगे फिर उसका क्लास, देखते हैं क्या करना है। हाँ देख लो ना, उसमें कैपेसिटर तक अगर है तो दे देना फिर टेस्ट वन। तो अब देखो हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने होमवर्क में वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कर रहे थे, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एक प्रॉब्लम दिया था ना, ये वाला एक प्रॉब्लम दिया था। ये कैपेसिटेंस एक बार देख लेना ना कैसे कैसे दिया था। इधर के साइड में शायद सी और 2C था, और यहाँ पर 2C और C था,
और यहाँ पे C था। इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने के लिए दिया हुआ था। ये देख लो यहाँ पे C2C था ना, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उल्टा भी लिख दूं तो भी ठीक है। यहाँ तक ये वाला प्रॉब्लम होमवर्क में दिया था। तो हमें A और B के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो यहाँ पे देखो व्हीट स्टोन नहीं बन रहा है ना, C/2C और 2C/C उल्टा रेशियो है, तो व्हीट स्टोन नहीं है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से करेंगे ना। हम लोग मान लेंगे कि एक V वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पे कुछ चार्ज Q फ्लो करके जा रहा है। अब जब चार्ज Q फ्लो करके जाएगा, यहाँ से Q चार्ज आया, तो मान लो ऊपर के साइड में X गया, तो नीचे के साइड में Q माइनस X जाएगा ना। अब इधर से X चार्ज आ रहा है, तो यहाँ प्लस माइनस X आ जाएगा और X आगे आ गया, और इधर से Q माइनस X आ रहा था, तो यहाँ पे Q माइनस X चार्ज आ गया। अब जैसा एंट्री के टाइम में चार्ज गया है, वैसे एग्जिट से निकलेगा ना। अगर C वाले साइड में X चार्ज गया है, तो C वाले साइड से चार्ज निकल कितना रहा होगा, X नहीं, यहाँ प्लस माइनस ऐसे चार्ज आया होगा, इधर से X चार्ज आ रहा होगा, और इधर से Q माइनस X चार्ज आ रहा होगा ना, ऐड होकर के वापस Q हो रहा होगा। ये बात क्लियर है सबको? तो अब देखो हम लोग यहाँ पे ऐसे सोच सकते हैं कि इधर से Q माइनस X चार्ज आ रहा था और आगे कितना गया है, X, तो बचा हुआ किधर गया होगा, इस साइड मान सकते हो आप ना। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि Q माइनस 2X चार्ज इधर को आया ना, Q माइनस 2X आ रहा है और यहाँ से X आ रहा है, वो ऐड होकर के इधर कितना गया, Q माइनस X। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सबको समझ आया? आप इधर से भी सोच सकते थे। हाँ, वो रिवर्स सिमेट्री यूज की ना, यहाँ पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में रिवर्स सिमेट्री यूज कर दी ना। और दूसरा हम यहाँ ऐसे भी सोच सकते थे कि X चार्ज आ रहा है इधर को, आगे को Q माइनस X से, तो X में से Q माइनस X सब्ट्रैक्ट करके इधर को ले आते हो ना, वो भी चलता। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन समझ आया सबको? राज अनम्यूट करके बोल भाई, क्या बोलना चाह रहा है? सो वो लास्ट टाइम बोल रहे थे ना कि रिवर्स मतलब वो करंट पे से वापस नहीं आ सकता, मतलब इसे डाउट था आपको? डाउट था? मतलब आपने बोला था ना कि वो सेम आंसर नहीं आएगा रेजिस्टेंस जैसे। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके। तो इसका क्या है, चेक किया? हाँ, एक सेकंड, मतलब चेक नहीं किया सर। तो देखो अब यहाँ पर ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो सबको समझ आ गया ना, कि इधर से Q माइनस X चार्ज आ रहा था, आगे को X गया, तो बचा हुआ इधर गया है ना, और वो इन दोनों में ऐड होके फिर वापस इधर Q माइनस X आ गया। तो अब हम लोग, हमें यहाँ पे अननोन क्या है, X का अननोन है ना, X आ जाएगा तो Q बाई V का रेशियो निकाल लेंगे। तो इस एक बार हम लोग इस वाले लूप में घूम लेते हैं ना, मान लो हम यहाँ से चलते हैं और ऐसे जा करके यहाँ पर वापस आ जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, इधर से जब इधर जाएंगे तो Q माइनस एक्स बाई 2C ना, जहां पे टेल ये बना हुआ उसके इधर जा रहे हैं ना, माइनस से प्लस के साइड में, फिर इधर जाएंगे तो माइनस में x बाई सी, फिर जब यहां पर आएंगे तो प्लस वाले प्लेट में जा रहे हैं, तो प्लस Q माइनस 2x बाय सी। आर्यन तू कुछ पूछ रहा था क्या? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। टू सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 2Q माइनस 2x, सॉरी 2 नहीं आएगा, माइनस 2x प्लस 2Q माइनस 4x। तो इससे आ जा रहा है 3Q इक्वल टू 7x, तो x इक्वल टू आया 3Q बाई 7 ना।
x की वैल्यू आ गई, तो हम यहाँ पे बता सकते हैं यहाँ कितना चार्ज होगा, q माइनस एक्स। q माइनस एक्स मतलब 4q/7, और यहाँ कितना रहा होगा 3q/7। सबको समझ आया चार्ज कितना कितना आया है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का इस वीक में आपको कंप्लीट करना है ना मानस? हम लोग डाउट वगैरह करेंगे तो हो जाएगा क्लियर। अभी ट्राई करो ना, सॉल्व एग्जांपल इतने सारे हैं उसमें, फिर एक्सरसाइज करो उसका, फिर जो डाउट होंगे वो बताऊंगा तो हो जाएगा, अगर दिक्कत आ रही है कहीं तो। करंट इलेक्ट्रिसिटी इस वीक तक कर लेनी है ना, नेक्स्ट वीक में उसका डिस्कशन करूंगा। तो अब देखो यहाँ पे ये चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अब आप यहां से मान लो ऐसे जाते हो और घूम करके वापस आ जाते हो, तो Q/V का रेशियो निकाल लेंगे ना। इधर से इधर गए तो +V, फिर यहां पर जाएंगे तो -4Q/7, Q/C लगा रहे हैं ना। फिर आगे को गए तो यहाँ पर अब Q/C, Q कितना है 3Q/7/C ना। यहाँ से फिर बाहर आ गए तो ये आ जाएगा 2C, सब में मल्टीप्लाई कर दो तो 2CV -4Q/7 -6Q/7 = 0। तो 2CV = आया 10Q/7। तो 2 से कट होकर गया और Q/V का रेशियो आ गया 7/5C। रेसिस्टेंस वाले इस सम का आंसर देखो क्या था, 7/5 R था वहां पर। अच्छा, मतलब जहां पे सीरीज पैरेलल नहीं है वहां पर ऐसा नहीं हो रहा है ना, रिवर्स आंसर नहीं आ रहा है। ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ, बस ध्यान रखो क्यूब वाले में ऐसा हुआ है, बाकी जगह नहीं होता है ना। बाकी जगह सॉल्व कर लेना। क्यूब में एक्चुअल में वहां सीरीज पैरेलल का कॉम्बिनेशन ही रहता है, बस 3D में दिखता नहीं है। नोट हो गया? नोट करो जल्दी है। मानस, मैंने जो क्लास में क्वेश्चन कराया उनको पहले जरूर से कर लेना ना, बिना देखे हुए सॉल्व कर लेना, फिर और क्वेश्चन ट्राई करना।
करंट डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह आराम से नहीं हो पा रहा है क्या अभी? मानस तू एक बार नोट्स वाले क्वेश्चन अच्छे से कर ले और फिर उनके सॉल्व एग्जांपल कर ले, फिर एक्सरसाइज कर। ठीक है, ठीक है, अच्छा चलो ये नोट हो गया। अभी जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी ग्राउंडिंग का क्वेश्चन आया होगा या शॉर्ट सर्किट का, वो अभी मैं पढ़ाऊंगा ना, दोनों कैपेसिटर और रेसिस्टेंस करंट दोनों का एक साथ बता दूंगा ना, ग्राउंडिंग का इफेक्ट और शॉर्ट करने का इफेक्ट। ठीक है, नोट हो गया ना? अब इसका मेथड 2 कर लेते हैं। मेथड 2 में हम लोग पोटेंशियल लिख के करेंगे। ना हम लोग मान लेंगे कि अगर हमने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई तो यहाँ का वोल्टेज 0 है और यहाँ का V है। यहाँ का 0 है तो यहाँ का 0 आ जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल V हो जाएगा। और हमें पता है कि जो भी चार्ज आया होगा यहाँ पे, वो इधर से जो भी Q चार्ज आया होगा वो इधर गया और इधर गया, मतलब इन दो प्लेट का जो चार्ज का सम होगा वही टोटल Q होगा ना। तो अगर हम इन दो प्लेट का चार्ज निकाल लें तो Q आ जाएगा, फिर Q बाई V करके हम लोग C निकाल लेंगे। और हमें पता है कि जो चार्ज यहाँ आएगा वही चार्ज यहाँ आएगा, तो इसका मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ होगा ना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो कुछ V1 है, तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आया V माइनस V1, तो यहाँ का भी हम क्या लिखेंगे, V माइनस V1। तो अब यहाँ का भी डिफरेंस कितना आ गया, V माइनस V1 माइनस 0, मतलब वही सेम आ गया। ये बात सबको क्लियर है? मेथड 2 में V लिखने वाला पॉइंट सबको क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर V1 को लेकर के जंक्शन लॉ लगा देंगे ना। जंक्शन लॉ मतलब इससे ये जो कनेक्टेड कैपेसिटर है उनका चार्ज। आदित्य देख, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अगर मैंने यहाँ पे V1 पोटेंशियल लिया तो इसके क्रॉस डिफरेंस कितना आएगा, V माइनस V1, और जो चार्ज इस पे है वही चार्ज इस पे है, तो इसका मतलब इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस सेम है ना। अगर यहाँ पे V माइनस V1 है तो यहाँ पे भी V माइनस V1 लिखूंगा, तभी ना डिफरेंस यहाँ पे V माइनस V1 मिलेगा, क्योंकि यहाँ का तो 0 है। ठीक है आदित्य, समझ आया? अब हम लोग इस पॉइंट के लिए जंक्शन लॉ लगा देंगे ना। जंक्शन लॉ लगाएंगे और इसको हाई पोटेंशियल मान लेंगे, तो V1 माइनस V इंटू सी प्लस V1 माइनस ये वाला पोटेंशियल इंटू सी प्लस इधर के साइड के लिए V1 माइनस 0 इंटू 2C और आवर 0 ना। ये सब अनचार्ज कैपेसिटर कनेक्ट किए थे ना, तो इन तीन प्लेट पे टोटल चार्ज का सम हमेशा 0 रहेगा। C कॉमन हो जाएगा, V1 कितनी बार आया, 1, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, यहाँ पे 2 बार आया है और यहाँ पे 2 बार, तो टोटल 5V1 आया।
देख यार, ये नमन अपन ने करंट में भी सेम चीज की थी, करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी वही सेम चीज है। देख मुझे पता है कि यहाँ से जब चार्ज आएगा तो इधर को अगर एक्स गया तो वापस निकलने के टाइम में भी यहाँ से एक्स निकलेगा ना। अब अगर एक्स यहाँ पे दोनों जगह चार्ज सेम है तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होगा ना। तो यहाँ पे v माइनस वी वन लिया है, अब यहाँ पे जीरो है तो यहाँ पे क्या होगा, v माइनस वी वन, तभी डिफरेंस सेम हो पाएगा ना। तो हम लोग अब ये सॉल्व कर रहे थे, ये 5v1 हो गया, v कितनी बार आया, यहाँ पर एक बार आया है, एक बार यहाँ पर आया है, तो -2v इक्वल टू 0। तो v1 इक्वल टू आ गया 2v/5। अब अगर v1 आ गया 2v/5 है तो इसके अक्रॉस डिफरेंस कितना हुआ, यहाँ 2v/5 है तो v माइनस वी वन 3v/5 आएगा। अब इसके क्रॉस का डिफरेंस पता है ना, v माइनस 2v/5, तो डिफरेंस कितना है यहाँ पे 3v/5, तो इस पे कितना चार्ज आएगा c इंटू 3v/5, और यहाँ का 3v/5 हुआ और यहाँ का v है, तो इसके लिए डिफरेंस कितना है 2v/5, तो यहाँ चार्ज कितना आएगा c इंटू पोटेंशियल डिफरेंस 2v/5। अब जो भी इन दो प्लेट का चार्ज होगा वही टोटल चार्ज होगा, तो हम टोटल चार्ज लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आया है, ऊपर वाले पे 3cv/5, नीचे वाले पर 4cv/5, तो टोटल चार्ज आया 7cv/5। तो q/v की वैल्यू हो गई 7/5c। समझ आया सबको, करंट में अपन ने किया था वही वाला मेथड है ये। नोट कर लो जल्दी से। इंटरनल रेसिस्टेंस वाला उमंग जो है ना, उसमें अंदर वायर नहीं रहती, अंदर केमिकल रहते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह केमिकल हैं, तो उनका इफेक्ट अलग रहता है ना। टेम्परेचर बढ़ता है तो उनकी मोबिलिटी बढ़ती है और रेसिस्टेंस कम होता है उनका। वायर जो होता है उसमें टेम्परेचर बढ़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है ना, केमिकल्स है वहां पर तो आयंस होते हैं ना। सर्वेश कुछ नहीं बोल रहा, वो उमंग कुछ डाउट पूछ रहा था, वो बता रहा था। उमंग का डाउट था, जाने दे, वो अपन मॉड्यूल डिस्कस करेंगे उसमें आ जाएगा ना, वो मॉड्यूल का एक क्वेश्चन पूछ रहा था। नोट हो गया। चले आगे। तो देखो हम लोग डिफरेंट मेथड देख रहे थे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का, तो ये हमने फोर्थ मेथड देखा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं
व्हीट स्टोन ब्रिज वो सेम है, वही जो सब पीछे पड़ा हुआ है वही है वो सब। व्हीट स्टोन ब्रिज में वही सेम चीज है कि अगर इधर इधर का कैपेसिटेंस का रेशियो बराबर हो जाए इधर इधर के कैपेसिटेंस के रेशियो की, तो यहाँ पे जो C5 होगा उसको हम हटा सकते हैं, क्योंकि फिर यहाँ का जो पोटेंशियल होगा और यहाँ का जो पोटेंशियल होगा वो इक्वल हो जाएंगे ना। अगर ये रेशियो सेम आया तो वहां पे V1 इक्वल टू V2 आएगा ना। प्रूव हम लोग एक बार देख चुके हैं, हम दोबारा नहीं प्रूव कर रहा हूँ ना, आपको डायरेक्ट ध्यान रखना है। तो उस केस में फिर ये जब बीच वाले C5 को हटा देंगे तो ऊपर वाले दोनों सीरीज और नीचे वाले दोनों सीरीज और फिर उनका इक्विवेलेंट आपस में पैरेलल में होगा। इसको देखो आप यहाँ पर ऐसे भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो ये इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा ना। मतलब ये दोनों को आप पैरेलल इमेजिन कर सकते हो और इन दोनों को पैरेलल, और वो आपस में सीरीज ना। आप इसको ऐसे भी इमेजिन कर सकते हो। दोनों से आंसर सेम आएगा। कुछ चमक रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अगर यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है तो फिर ये और ये दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम हुआ ना। सेम हुआ तो इनको हम पैरेलल ले सकते हैं, इसको पैरेलल ले सकते हैं, और वो आपस में कनेक्टेड है ना। व्हीट स्टोन के जो और डायग्राम रेसिस्टेंस में बनाए थे वो सब डायग्राम यहाँ पे भी वैलिड होंगे ना। हाँ वो रेसिस्टेंस में भी होता है सर्विस। नोट होने के बाद बोल देना। फिर नेक्स्ट अब देख रहे हैं इनफाइनाइट कैपेसिटेंस अगर सर्किट में हो
जैसे उधर करते थे सेम वैसे ही करना है। ऐसे पूरा इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ए और बी के क्रॉस अगर हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोला जाए निकालने को, तो हम लोग क्या कर लेते थे, हम लोग मान लेते थे जो यहाँ से यहाँ के क्रॉस इक्विवेलेंट आएगा वही यहाँ पे पॉइंट ले ले, कुछ मान लो सी, और यहाँ पॉइंट ले लें डी। तो ए बी के क्रॉस जो होगा वही सी डी के क्रॉस होगा ना। तो आगे का सारा हटा करके अगर ए बी के क्रॉस एक्स है तो सी डी के क्रॉस भी एक्स कनेक्ट कर देते थे। ना अब ये दोनों पैरेलल, ये सीरीज, और वो बराबर एक्स कर देंगे। तो ये दोनों पैरेलल, तो इनका आ जाएगा 2c प्लस एक्स, 2c प्लस एक्स और c सीरीज में, तो c1 c2 ओवर c1 प्लस c2 है, ये बराबर एक्स। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो एक्स की वैल्यू जो होगी वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको? सारा कॉन्सेप्ट वैसे ही है जैसे रेसिस्टेंस में था, बस सीरीज पैरेलल का फॉर्मूला चेंज हो गया है। नेक्स्ट वीक में जो पहली क्लास होगी उसमें मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करूंगा ना। नेक्स्ट वीक की पहली क्लास मंडे को आएगा ना, मंडे को 12:30 बजे। तो उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी डिस्कस करूंगा ना। हाँ, मंडे मतलब परसों, क्योंकि एक वीक का टाइम दे चुका, करंट खत्म हुए, लास्ट वीक करंट खत्म हुआ, ये वीक पूरा टाइम दिया है। एक क्लास में जितना होगा कर लेंगे, फिर जो बचेगा वो अलग से पूछना रहेगा। सिमरन, ये तूने उसमें किया था क्या, रेसिस्टर में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है। ये रेसिस्टेंस में सेम क्वेश्चन कराया हुआ है कि जो यहां से यहां तक के क्रॉस आंसर आएगा वही अगर यहां से आगे का देखें। हाँ, मंडे को फिर केवल डिस्कशन होगा। एक्स्ट्रा क्लास में करें डिस्कशन। तो बताओ, ट्यूसडे को छुट्टी रहेगी, उस दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा दे क्या? ट्यूसडे को शाम के टाइम लगा देते हैं, विसर्जन वगैरह सुबह ही करोगे ना? ट्यूसडे को शाम के टाइम में लगा देते हैं ना, शाम को 5:30 बजे करीब।
ठीक है, ओके, फिर ये ऐसा ही करेंगे ना, ट्यूसडे को एक्स्ट्रा क्लास लगा देंगे। डिस्कशन रहेगा, अगर कोई नहीं अटेंड कर पाएगा तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना ना। शाम को रखेंगे, शाम को 5:30 पर। मैं अभी मैसेज डाल देता हूँ क्लास के बाद ना। और शाम को विसर्जन करते हैं, शाम को करते हैं, सुबह करते हैं, सब लोग शाम को ही करते हैं ना। अगर कोई नहीं कर देख अटेंड कर पाएगा तो वो रिकॉर्डिंग देख लेना ना, डाउट क्लास ही तो है। इस बार जो भी करोगे उतना थोड़ी टाइम लोगे, इस बार तो भीड़ भाड़ कम ही करनी है ना, तो शाम तक तो खाली हो ही जाने चाहिए ज्यादातर लोग। बाकी वीडियो देख लेना ना, डाउट क्लास ही है, उसके लिए क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। सिमरन ये नहीं समझ आया तो अलग से मुझसे पूछ लेना ना, ये सब कराया हुआ है, बेकार में दोबारा क्या रिपीट करूं इसे। ठीक है, अब आगे चल रहा है ना। नेक्स्ट अब हम लोग देख रहे हैं स्टार डेल्टा मेथड। स्टार डेल्टा में वही सेम चीज है, अगर ऐसे ट्रायंगल बना हुआ है तो उसको हम डेल्टा बोलते थे, और ऐसे है तो इसको स्टार बोलते थे। ये मान लो पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहाँ पे कोई कैपेसिटर लगा हुआ है ए बी के क्रॉस लगा है इसलिए बी सी के क्रॉस लगा है बी सी, और ए सी के क्रॉस लगा है ए सी। ए वाले साइड यहाँ पे लगा है तो उसको सी ए बोलेंगे, बी वाले साइड लगा है तो सी बी, और सी वाले साइड लगा है तो सी सी। तो हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर सकते हैं या स्टार को डेल्टा में ना, तो हम बस एक का याद रखेंगे, डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करने का। हम सी ए की वैल्यू बोल सकते हैं, यहाँ पे दो दो का पेयर बना के ऐड करो, सी बी सी प्लस सी ए बी सी ए सी प्लस सी बी सी ए सी ना। यहाँ पे दो दो का पेयर बना लो, ऊपर ऐड कर दो, और नीचे क्या करोगे, जब हम सी ए निकाल रहे होते हैं तो सी ए के जो अपोजिट में यहाँ था उससे डिवाइड कर दो। सेम वे में जब हम सी बी निकालेंगे तो ऊपर दो दो का पेयर आ जाएगा ना, ये ऊपर वाला पूरा टर्म सेम आ जाएगा, डिवाइडेड बाई सी बी निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं तो यहाँ पे जो था उससे डिवाइड कर देंगे। डेरिवेशन नहीं करा रहा हूँ, स्टार डेल्टा का पहले कराया हुआ है, वैसे ही सेम टाइप से करना है। सी सी निकालना है तो ऊपर वाला पार्ट दो दो का पेयर बना के सबको ऐड कर लो, डिवाइडेड बाई यहाँ का निकालना है तो यहाँ पे अपोजिट में कौन था, ये वाला सी ए बी, उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, सबको क्लियर है क्या बोल रहा हूँ। नोट कर लो इसको। इसमें हमेशा ऊपर वाला पार्ट तीनों के लिए सेम रहेगा, बस नीचे डिवाइड करने वाला पार्ट चेंज होता है ना। अगर मैं सी ए निकाल रहा हूं तो इसके सामने जो यहाँ का कैपेसिटर था उससे डिवाइड कर दूंगा।
हो गया नोट? इस पे एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो ऐसा कुछ दिया हुआ है, C2C 2C भी दे सकते थे ना, बट मैंने C लिया है। इसमें अब वो चार डिस्ट्रीब्यूशन रिवर्स सिमेट्री भी नहीं लगेगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए ज्यादा बेटर क्या है, स्टार डेल्टा लगा दो ना। यहाँ पे एक डेल्टा है, इसको स्टार में कन्वर्ट कर दो। हम लोग यहाँ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं, ये .1 है, ये .2 है, ये या नाम ही लिख देते हैं। मान लो ये पॉइंट D है, ये पॉइंट E है। तो पॉइंट बी डी ई के बीच में ट्रायंगल बना है ना, तो पॉइंट बी डी ई के बीच में स्टार बना देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, डी से ए को जो कनेक्टेड है उसको एज इट इज रखेंगे, डी ए से ई को जो कनेक्टेड है वो एज इट इज। अब बी डी ई के बीच में स्टार बना देना है ना। नहीं, व्हीट स्टोन से नहीं होगा आदित्य, देखना इधर C/2C है, 1:2 रेशियो है ना, और इधर का C/C है ना, 1 है, रेशियो सेम नहीं है। तो हम यहाँ पे देखो ऊपर क्या करेंगे, तीनों का पेयर बनाएंगे ना, C/C² C/C² C/C तो मतलब ऊपर क्या आ रहा है, 3C²। तो अब मान लो हमें यहाँ का वाला लिखना है ना, यहाँ पर हमें अब ऐसे बनाना है ना स्टार। तो जब यहाँ वाला लगाना है तो उसके अपोजिट से डिवाइड करेंगे, तो 3C² पेयर ऊपर जो आएगा 3C² आएगा, और डिवाइडेड बाई C तो कितना आ जाएगा, 3C। तो यहाँ पर हम लोग 3C वाला लगा देंगे। सेम वे में यहाँ का लगाना होगा, तो यहाँ पे अब सब सेम ही सेम आएगा ना, क्योंकि सबके अपोजिट में C वाला ही है। तो पेयर जब ऊपर बनाएंगे तो 3C² डिवाइडेड बाई C हर बार आ रहा होगा ना। अब हमें ये दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज हैं, ये दोनों सीरीज हैं, वो आपस में पैरेलल, और फिर उसका इक्विवेलेंट इसके साथ सीरीज। अब आगे कैलकुलेशन है वो कर लो ना। तो राज ने किया है तो सॉल्व सही होने का गारंटी कम ही है, कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक हुआ होगा। देख लो कोई और एक दो अगर सॉल्व किया हो तो। राज तू बहुत फास्ट कर रहा है भाई, थोड़ा आराम से कर रहा है, हमेशा गड़बड़ कर रहा है। एक बार सब लोग सॉल्व कर लो, अगर आज राज ने फिर गड़बड़ किया तो इसकी फिर बहुत मजे लेने हैं। एक दो लोग सॉल्व करके बताओ। छोड़ो यार, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं ये, हो जाएगा ना, सबको पता है कैलकुलेशन, अब आगे हो जाएगा। फिर देखो नेक्स्ट है इक्विवेलेंट सर्किट बना करके सॉल्व करना। स्टार डेल्टा के बाद अब नेक्स्ट मेथड हम लोग देख रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना।
यार तुम लोग अब आराम से कर ही लेना, सबके अलग अलग आंसर आ रहे हैं, हम कैसे बोलूं किसका सही है। सबके ही अलग अलग आंसर आ रहे हैं। 13/11 मेजोरिटी आ गई। 13/11। राज कब सुधरेगा तू भाई? अब से राज के तो मजे बहुत लेने हैं, इसको आंसर देने दो बस। ठीक है, तो इसका आंसर आ रहा है फिर सी इक्विवेलेंट 13/11 C। राज, आज की गलती से कुछ सीखा तुमने कि थोड़ा स्लो आंसर कर, इतनी जल्दीबाजी किस बात की अगर गलत कर दे रहा है जल्दी दे करके। चलो अब नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना। देखो ये जो इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम है, ये हम लोग नॉर्मल, हमें जैसे कोई भी डायग्राम दिया रहता है जहां पे सीरीज पैरेलल नहीं दिख रहा है, तो वहां पे के लिए भी यूज कर सकते हैं। और कई बार हमें प्रैक्टिकल सिचुएशन वाला डायग्राम दे देते हैं, प्लेट्स रख के दे देते हैं और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है, तो वहां पे भी हम यूज करते हैं। तो मैं एक तो पहले सीरीज पैरेलल कहीं पे बनाना इससे कैसे करेंगे वो बताता हूँ, फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन वाला बताता हूँ। तो जैसे मैं ये बोल रहा हूँ, मान लो मैंने ऐसे बोला कि भाई ये 3 कैपेसिटर लगे हुए हैं और इनको मैंने ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इस डायग्राम का अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बनाए, ये मान लो पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो भी पॉइंट प्लेन वायर से कनेक्टेड होते हैं उन पॉइंट को हम एक ही मानते हैं ना। पॉइंट ए को हम मानेंगे यहां पर भी है, पॉइंट बी ये है तो इसको मानेंगे यहां पर भी है। तो हम अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ए और बी बना लेंगे और ए से देखेंगे कितने कैपेसिटर कनेक्टेड है। ए से एक ये प्लेट कनेक्टेड है, ए से फिर ये 2 प्लेट कनेक्टेड है। तो हम यहाँ पर ऐसे सोचेंगे, ए और बी के क्रॉस ये एक कैपेसिटर ये लगा हुआ है, तो ए और बी के क्रॉस एक कैपेसिटर लगा दिया। फिर हम देखेंगे ए और बी के क्रॉस एक और लगा है, तो एक और लगा देंगे। फिर यहाँ पे ए और बी के क्रॉस एक और लगा है, तो और एक लगा देंगे। ऐसे करके सोचते हैं कि भाई ए और बी के क्रॉस जितना लगा हुआ है उतना ऐसे बनाते जाएंगे। तो ये मतलब कोई ऐसा बहुत यूजफुल नहीं हुआ इस सिचुएशन में ना, कहीं कहीं पे यूजफुल होता है, यहाँ पे उतना कोई यूजफुल नहीं है। समझ आ रहा है? आप पॉइंट लिख लो और जो जो पॉइंट के क्रॉस जितने कैपेसिटर है वो इक्विवेलेंट डायग्राम में बनाते जाओ। ये नोट करो, एक और मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद जहां जो मेन जहां जरूरत लगती है वो वाला बताता हूँ। हो गया? नोट हो गया? इक्विवेलेंट डायग्राम में हमें मेनली क्या करना रहता है, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को नोट करना रहता है ना। सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक जगह बना देते हैं, सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट को एक जगह बना देंगे और फिर उनके बीच में देखेंगे कितने कैपेसिटर लगे हुए हैं। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे हमने क्यूब वाला किया। हाँ, राइटिंग पोटेंशियल जैसा, राइटिंग पोटेंशियल जैसा। मान लो हमें यहाँ पर ऐसे हर एक एज पे कैपेसिटर लगे हुए हैं ना, जो कुछ भी यहाँ हम रेसिस्ट कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं वो सब रेसिस्टर के लिए भी वैलिड है ना, उसके लिए भी आप इक्विवेलेंट डायग्राम बना सकते हो। फिर हमने बॉडी डायगोनल पे 2 पॉइंट लिए और इसके क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। तो हमें पता है कि भाई अब देखो यहाँ पर
इक्वल पोटेंशियल वाले पॉइंट ढूंढना रहता है ना इक्विवेलेंट डायग्राम में। तो उसके लिए वो आप जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करते हो वो सोचना ही पड़ेगा, तो कोई फायदा होगा नहीं। फिर भी ऐसा होता है, इसलिए मैं बता देता हूँ, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ही यहाँ पे बेटर है ना। हम ऐसे सोचेंगे कि क्यू चार्ज आया तो इधर जितना चार्ज आएगा उतना इधर चार्ज आएगा, उतना इधर चार्ज आएगा। तो इसका मतलब जो यहाँ का पोटेंशियल होगा वो यहाँ का होगा और यहाँ का होगा वो सेम होगा। देखो यहाँ पे पहले हम नंबरिंग भी कर लेते हैं ना। मान लो ये 0.1 है, ये 0.2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ना। हमें 1 और 7 के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना, 1 और 7 के क्रॉस। तो हम सोचेंगे कि जो 1 से 2 को चार्ज गया, 1 से 5 को गया और 1 से 4 को गया, वो तो सेम ही जाना है। तो इसका मतलब 0.2, 4 और 5 सेम पोटेंशियल पे है। 2, 4 और 5 सेम वे में सोचेंगे। जो 6 से चार्ज आएगा, 3 से चार्ज आएगा और 8 से चार्ज आएगा, वो भी सेम आएगा। तो इसका मतलब 3 का पोटेंशियल, 6 का पोटेंशियल और 8 का पोटेंशियल सेम है। तो अब जो जो सेम पोटेंशियल वाले पॉइंट होते हैं उनको हम एक जगह बना देते हैं। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे 1 वाला पॉइंट है, 7 वाला पॉइंट है ना। 1 और 7 के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है। बीच में आएगा पॉइंट 2, 4, 5 ना। अब सबको एक जगह बना देंगे जो सेम पोटेंशियल होगा। और बीच में एक पॉइंट आएगा 3, 6, 8 ना। जो जो सेम पोटेंशियल वाले थे उनको बीच में यहाँ ऐसे दिखा देंगे। अब देखो 1 से 2 को कनेक्टेड है एक कैपेसिटर, 1 से 5 को कनेक्टेड है, 1 से 4 को कनेक्टेड है, 3 कैपेसिटर है। तो इन दो पॉइंट के बीच में 3 कैपेसिटर बना देंगे। समझ आ रहा है? फिर देखो 2 से 6 को कनेक्टेड है, 2 से 3 को कनेक्टेड है, तो 2 से 6 के लिए 2 कैपेसिटर बना देंगे। ऐसे ही 4 से देखोगे तो 4 से 3 को कनेक्टेड है, 4 से 8 को कनेक्टेड है, तो 4 से 3 को और 8 के लिए उसके लिए 2 कैपेसिटर। फिर 5 से देखोगे तो 5 से ऐसे 6 और 8 को कनेक्टेड है, तो 6 और 8 के लिए 2 और। फिर 3, 6, 8, 3, 6 और 8, इनसे 7 को एक एक कैपेसिटर कनेक्टेड है। तो ये टोटल हमारा इक्विवेलेंट डायग्राम हुआ ना। जो जो पॉइंट सेम पोटेंशियल पे थे उनको एक जगह लाके बना दिया। अब ये सेम पोटेंशियल सोचने के लिए आपको चार डिस्ट्रीब्यूशन सोचना ही पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वही चीज आप लगा रहे हो, बस तरीका चेंज कर दियो। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों किस में है, पैरेलल में, तो इधर का आ गया 3C। ये टोटल 6 कैपेसिटर है, 6C और यहाँ 3C, और ये सब आपस में किस में है, सीरीज में है। तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/3C, 1/6C, 1/3C है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो वही आ जाएगा 6/5C। देखो इन सब सिचुएशन में इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना उतना यूजफुल होता नहीं है ना। ऐसा बस होता है इसलिए मैंने बता दिया कि ऐसे भी कर सकते हैं ना। जो मेन तरीका है वो मैंने पहले करा दिया है। अब आगे हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे जहां पे इक्विवेलेंट डायग्राम यूजफुल होगा। ये नोट हो जाए फिर बताओ ना।
सर्वेश कोई डाउट है क्या? हैंड रेज किया तूने? चलो अब हम लोग नेक्स्ट देख रहे हैं कि कई बार ऐसी सिचुएशन दी जाएगी जिसमें प्लेट्स डायरेक्ट आपको बना दिए जाएंगे कि ऐसे प्लेट्स रखे हुए हैं। अब ये प्लेट पूरा तो नहीं बनाता हूं, बस ऐसे साइड से जो दिखेगा वो बनाता हूं। मान लो आपको ऐसे दिया है, एक ये प्लेट रखा है, आप सामने से देख रहे हो ना, तो बस आपको एक लाइन दिख रही है, अंदर को प्लेट गई है। एक ये प्लेट रखा है, एक ये प्लेट रखा है ना, और आपको बोल दिया जाए कि ये पॉइंट मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, और इन दो प्लेट के, इन दो पॉइंट के क्रॉस हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। मतलब यहाँ पे एक तरह से बैटरी लगी है। मान लो हमने ए और सी को आपस में वायर से कनेक्ट कर रखा है, और इन दो पॉइंट बी और सी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है ना। मतलब यहाँ पे हम बैटरी लगा रहे हैं ना, इन दो पॉइंट बी एंड सी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ना तो अब देखो, ऐसी सिचुएशन में अगर हम इक्विवेलेंट डायग्राम बना लेंगे तो हमें सोचना इजी हो जाता है ना, बिना इसके थोड़ा डिफिकल्ट जाता है सोचना। तो अब वो मैं बता रहा हूँ ना यहाँ पे कैसे बनाओगे। तो इसके लिए देखो आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे जैसे ये एक प्लेट है तो उसमें दो सरफेस हैं ना, यहाँ पे एक प्लेट है, दो सरफेस हैं। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना, ये मान लो सबका प्लेट एरिया ए है और बीच की डिस्टेंस डी है ना, सबका प्लेट एरिया ए है, बीच की डिस्टेंस डी है। हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जितने भी सरफेस है हर एक की नंबरिंग कर देंगे। तो हमने मान लो इसका, और हमेशा देखो नंबरिंग उन्हीं प्लेट की करेंगे जो कैपेसिटर बनाने में यूज हो रहे हैं। सबसे आउटर प्लेट का कैपेसिटर बनाने में कोई यूज नहीं होता ना, सबसे आउटर प्लेट पे यहाँ पे कोई चार्ज नहीं जाएगा, समझो। सबसे आउटर प्लेट की वजह से कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती ना, ये जो आमने सामने के प्लेट है इनसे ही कैपेसिटर बनता है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूँ? कभी भी आप बैटरी से इनको कनेक्ट करोगे, बैटरी कनेक्ट करोगे तो नेट चार्ज का सप्लाई जीरो होगा, तो आउटर प्लेट पे हमेशा जीरो चार्ज रहेगा। उनका कोई रोल नहीं होता ना आउटर प्लेट का कैपेसिटर में, इनर प्लेट्स पे ही चार्ज आएगा। तो आप यहाँ पर इनर प्लेट किसे स्टार्ट करोगे नंबरिंग करना, ऐसे नंबरिंग कर दोगे। फिर हर एक नंबर के लिए एक प्लेट बनाओगे। यहाँ पे प्लेट नंबर 1, तो 1 के लिए आपने एक प्लेट बनाई, फिर 1 के सामने 2 है तो 2 के लिए सामने एक प्लेट बनाओगे, नंबर लिखोगे 2। फिर 2 और 3 दो प्लेट हैं और वो आपस में कनेक्टेड है ना, ये एक ही कंडक्टर के दो सरफेस है, तो इनको हम बोलेंगे कनेक्टेड है। तो 2 और 3, फिर 3 के सामने 4, फिर यहाँ पर 4 वाले को 1 से कनेक्ट किया गया, तो 4 वाले को 1 से कनेक्ट कर देंगे, और 2 और 3 के बीच से एक पॉइंट लाएंगे और 4 से एक पॉइंट लाएंगे। हमें इन दो पॉइंट के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। समझ आ रहा है सबको? अब देखो, अगर मेरे को बी और सी के क्रॉस इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, तो मैं इसके बीच में जो भी कैपेसिटर है उनको एज इट इज रखूंगा, इसके अलावा जो साइड में कैपेसिटर होंगे उनको रोटेट करके सामने ले आऊंगा। तो इससे सोचना और इजी हो जाएगा। मुझे बी और सी के क्रॉस चाहिए था तो उसको कुछ भी चेंज नहीं करूंगा। अब इसके अलावा जो भी इधर होगा उसको रोटेट करके सामने ले आऊंगा। तो इसको सामने ले आऊंगा तो क्या होगा, सामने जब लाऊंगा, सामने रोटेट करके लाऊंगा, वही समझा रहा हूं नमन ना, सामने रोटेट करके लाऊंगा तो नंबरिंग रिवर्स हो जाएगा, 1 वाला नीचे आ जाएगा, 2 वाला ऊपर आ जाएगा।
तो अब ये दोनों पैरेलल में दिख रहे हैं, तो हम डायरेक्ट आंसर बोल सकते हैं कि 2c। c की वैल्यू कितनी है? एप्सिलॉन नॉट a बाई डी। नमन, अभी ये मैं और एग्जांपल लेके समझाता हूं ना, ये नोट कर ले। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल इसलिए है ना, 1 वाला देखो 4 से कनेक्टेड है और 2 वाला 3 से कनेक्टेड, तो इसका इसका पोटेंशियल सेम है और इसका इसका पोटेंशियल सेम है, तो हुआ ना यहाँ पे इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर में पोटेंशियल डिफरेंस सेम। अगर ये Vc है यहाँ का पोटेंशियल, तो यहाँ का Vc है और यहाँ का Vc है, यहाँ का Vb, यहाँ का Vb। सर 1 का और 4 का कोई रिश्ता नहीं क्या, मतलब एक कैपेसिटर टाइप? नहीं 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 नहीं, वो तो आपस में कनेक्टेड है ना, वो तो सेम पोटेंशियल वाले दो प्लेट हैं, उनके बीच में कैपेसिटेंस नहीं आ सकता ना, पीडी थोड़ी है वहां पर। नोट हो गया? अब एक खुद से करना है। यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ प्लेट लगे हुए हैं, थोड़े और प्लेट बढ़ा देता हूं। हर एक प्लेट का एरिया मान लो ए है और बीच की सेपरेशन डी है ना, तो जो एक कैपेसिटर बनेगा उसकी कैपेसिटेंस एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी बोल देंगे ना। अब मान लो हमने इसमें यहाँ पे एक पॉइंट लिया और ऐसे लेता हूँ, मान लो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया और यहाँ पे एक पॉइंट लिया, इसके क्रॉस मुझे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए और इनको मैंने आपस में कनेक्ट कर दिया है? तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन सेकेंड एंड फोर्थ प्लेट हमें निकालना है। मान लो ये पॉइंट P है, ये Q है, तो हाँ C आ जाएगा।
ऐसे हम लोग नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर हर नंबर की प्लेट बना देंगे। 1 नंबर की प्लेट, 1 के सामने 2, 2 और 3 कनेक्टेड, 3 के सामने 4, 4 और 5 कनेक्टेड, 5 के सामने 6, 6 और 7 कनेक्टेड, 7 के सामने 8। फिर 1 और 8 को कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखो कि इक्विवेलेंट डायग्राम में कोई जरूरी नहीं कि हमेशा फर्स्ट और लास्ट को ही कनेक्ट करें ना, हम कोई को भी कनेक्ट कर देते हैं, इसको कनेक्ट कर दिया, बाकी और कोई पॉइंट के क्रॉस, तो ऐसा कुछ भी बना सकते हैं ना, जैसा दिया है आप वैसा बनाते जाना। तो यहाँ पे 1 और 8 को कनेक्ट कर दिया। फिर 2 3 के बीच में पॉइंट P ले लेना है और 6 7 के बीच में Q ले लेना है। तो जिन दो पॉइंट के क्रॉस निकालना है वहां पे जितने कैपेसिटर हैं उनको एज इट इज रखो, बाकी को रोटेट करके सामने ले आओ। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब जब ये 1 2 वाला रोटेट करके सामने आएगा ऐसे, तो नंबरिंग रिवर्स हो जाएगी 2 1, और ऐसे इधर वाला रोटेट करके सामने आएगा तो ये अब 7 8 था तो 8 7 हो जाएगा। अब आपको दिख रहा है। 4 5 क्या बोल रहा है? तो अब देखो सी सी सीरीज में है तो C/2, यहाँ पे सी सी सीरीज में C/2, फिर वो आपस में पैरेलल में तो C आ जाएगा। नोट हो जाए तो बोल देना। ये नोट हो जाए तो राज फिर मैं एक और करा देता हूं जिसमें बीच में कहीं कनेक्शन बना दें। अब मैं इतना नहीं बना रहा हूं, मैं डायरेक्ट बस ऐसे लाइन बना दे रहा हूं ना। ये एक प्लेट रखी है, 2 प्लेट, 3 प्लेट, 4 प्लेट, 5 प्लेट, 6 प्लेट। मान लो मैंने कहीं यहाँ पर इसको कनेक्ट कर दिया और यहाँ पर एक पॉइंट लिया P और यहाँ पे एक पॉइंट लिया Q।
क्या बात है, राज ने इस बार सही आंसर दे दिया। राज ने सही दिया, 3/8 चलो अब कर लेते हैं। पहले हम लोग नंबरिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर इसके अकॉर्डिंग बना देते हैं। 1 वाली प्लेट बनाई, 1 के सामने 2, 2 और 3 कनेक्टेड, 3 के सामने 4, 4 और 5 कनेक्टेड, 5 के सामने 6, 6 और एक नंबर लिखना रह गया, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 8, यहाँ 9, यहाँ 10। 6, 6 और 7 कनेक्टेड, 7 के सामने 8, 8 और 9 कनेक्टेड, 9 के सामने 10 ना। फिर हमें 10 पे पॉइंट Q ले लेना है और 4 5 के बीच में पॉइंट P ले लेना है ना, और 1 से 6 7 के लिए कनेक्शन लेके आना है। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट P और Q के बीच में जो भी कैपेसिटर है उनको एज इट इज रखेंगे, और उसके बाहर जो भी हैं उनको रोटेट करके सामने ले आएंगे। तो यहाँ पे जो भी बाहर वाले कैपेसिटर है वो इन दो पॉइंट के बीच में लगे हुए हैं ना, ये सारा कैपेसिटर घूम करके इन दो पॉइंट के सामने आ जाएगा। तो अब इसका नया डायग्राम क्या बन जाएगा, फाइव सिक्स सेवन एट 9 10 ना। अब ये 5 और 6 के क्रॉस ये रोटेट होकर के सामने आएंगे ना, तो जब रोटेट करके सामने लाएंगे तो ऐसे आ जाएगा, नंबरिंग रिवर्स हो जाएगी। 1 2 3 4 है तो अब 4 3 2 1 आ जाएगा ना। अब ये दिख रहा है कि ये दोनों सीरीज और वो इसके साथ पैरेलल, फिर ये पूरा इक्विवेलेंट, ये और ये वो सब सीरीज में है ना। तो यहाँ पे सी सी सीरीज में, तो C/2, C/2 प्लस सी, 3C/2, तो इतने का 3C/2 आया। ये C और C सीरीज में है तो C/2, C/2 और 3C/2 ना, C/2 और 3C/2 सीरीज में है। नोट हो गया। तो समझो ना, इक्विवेलेंट डायग्राम ऐसी सिचुएशन में यूजफुल है ना, जो पीछे हम बना रहे थे क्यूब के लिए या और कोई सर्किट के लिए, वहां तो डायरेक्ट ही करो, वही बेटर होता है। इस पे एक और प्रॉब्लम करा देता हूं, फिर ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे कि ये जो कनेक्शन बना रहे थे,
देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो हम ये कनेक्शन बना रहे हैं उसमें हमने सारे प्लेट नहीं कनेक्ट करते थे ना, कुछ कुछ को कनेक्ट नहीं करते थे। लेकिन कई बार हम ऐसा करते हैं कि जो डायग्राम है उसमें हर अल्टरनेट प्लेट को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। जैसे हमने फर्स्ट और थर्ड को कनेक्ट कर दिया और इनको ऐसे कनेक्ट कर दिया। मान लो ये पॉइंट ए है, ये बी है ना। यहाँ पे बोला जाए फाइंड सी इक्विवेलेंट बिटवीन ए एंड बी ना। कई बार ऐसे डायग्राम देते हैं, हर अल्टरनेट प्लेट को कनेक्ट कर देते हैं। तो बताओ यहाँ पे क्या होना चाहिए, कैपेसिटेंस। अबे आसुमाल, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अभी तो बात हुई थी ना ट्यूसडे को गणेश उसका विसर्जन होगा, तो विसर्जन की वजह से छुट्टी होगी। तो यहाँ पे देखो, जब ऐसे ऑल्टरनेट प्लेट कनेक्ट कर देंगे, ऑल्टरनेट प्लेट कनेक्ट करने के बाद इक्विवेलेंट की कोई जरूरत नहीं है ना। यहाँ पे सब पैरेलल में हो जाते हैं। जैसे मान लो अगर यहाँ का पोटेंशियल VA है, तो यहाँ का भी क्या होगा, VA, यहाँ का VB होगा ना। ये अगर इसका VB है तो इसका VB होगा, VB, यहाँ का VB ना, और यहाँ का VA। तो अल्टरनेट में इक्विवेलेंट नहीं बनाएंगे ना, सीधे कर देंगे VA माइनस VB, VA माइनस VB, VA माइनस VB। तीन कैपेसिटर है, सब पैरेलल में है, तो यहाँ पर C इक्विवेलेंट हम सीधे 3C लिख देंगे ना। अगर इनका प्लेट एरिया, बीच की डिस्टेंस दी होगी तो C की वैल्यू डाल देंगे। समझ आ रहा है सबको? जब सारी प्लेट कनेक्ट कर देंगे तो इक्विवेलेंट बनाने की जरूरत नहीं है। सबका पोटेंशियल लिखो, खुद ही समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। अबे आदित्य, रेसिस्टेंस में प्लेट कैसे रखेंगे ऐसे? रेसिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं बनता। ये कैपेसिटर में ही ऐसा डायग्राम पॉसिबल है। ज्यादा इमोशनल हो गया तू। जहां पे भी सारी प्लेट कनेक्टेड होंगी वहां पे हम ऐसे बना देते हैं। अब बस करता हूं ना, इस टाइप के कर लोगे अब आराम से। अब नेक्स्ट टॉपिक हमें शुरू करना है, डाइलेक्ट्रिक। अब इस चैप्टर में दो टॉपिक रह गए हैं, एक डाइलेक्ट्रिक और एक RC सर्किट। दोनों में अब हमें एक 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 क्लास लगेगी, मतलब 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा। सितंबर में कैसे खत्म होगा भाई? सितंबर तक तो जाकर के मैग्नेटिज्म खत्म होगा, थोड़ा बहुत मॉडर्न खत्म होगा, फिर वेब बचा हुआ है। अक्टूबर एंड आराम से लगेगा, अक्टूबर एंड या फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर। इतना ज्यादा पोर्शन है? अबे कहाँ ज्यादा है भाई, अब थोड़ा ही तो बचा है। मैग्नेटिज्म, मॉडर्न और वेब छोटे छोटे चैप्टर हैं। अब आगे के चैप्टर जो है ना,
वो और ज्यादा छोटे होंगे। मॉडर्न तो काफी छोटा है, मैग्नेटिज्म में पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे हैं। हाँ मैग्नेटिज्म ही तो बोल रहा हूँ, वही तो एक थोड़ा बड़ा है, फिर उसमें आगे वाले पार्ट छोटे हैं। नहीं वेब के आगे कुछ नहीं है, वेब के आगे फिर एक दो छोटे चैप्टर हैं मेंस के लिए, केवल एडवांस के लिए नहीं। तो वो मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, या जैसा देख लेंगे उस टाइम पे बाद में। टोटल मैग्नेटिज्म, ईएमआई, एसी सब 12-13 लेक्चर का टॉपिक है, 3 वीक में हो जाएगा लगभग। क्या बचा है बे? उमंग क्या बोल रहा है? वेब, वेब अच्छा। हाँ तो वेब तो कर लेंगे, वो लास्ट में बोला ना मॉडर्न के बाद वेब करेंगे। तुम लोग बस पढ़ाई पे फोकस करो, सिलेबस का टेंशन न लो, मैं कर दूंगा सब टाइम लिए। तो हम लोग अब देखो नेक्स्ट क्या देखने जा रहे हैं। अच्छा उससे पहले देखो हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे। देखो हम लोग एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, मान लो हमारे पास ऐसे पैरेलल प्लेट दिए हुए हैं, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सी दी हुई है। अब अगर हम एक को कुछ क्यू चार्ज दे देते हैं और एक को कुछ 3Q चार्ज दे देते हैं, तो हमें बताना है व्हाट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स इन टर्म्स ऑफ Q एंड C। Q/C आ गया। देखो यहाँ पे हम कैसे सोचेंगे, हम जैसे टोटल चार्ज कितना दे रहे हैं, 3Q, टोटल चार्ज कितना दिया है हमने, 4Q दिया है ना, 4Q दिया है अगर, तो हम यहाँ बाहर वाले प्लेट पे कितना डाल देंगे, 2Q। तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ -Q, यहाँ पे +Q। तो जो कैपेसिटर का चार्ज है उसमें केवल कौन सा, किसका रोल है, ये इनर चार्जेज का ना। आउटर चार्ज की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड आता है क्या? आउटर वाला जो 2Q वाला चार्ज है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका 2Q का इलेक्ट्रिक फील्ड वो कैंसिल कर रहे हैं ना, तो उनका यहाँ पे कोई रोल नहीं होता, ना इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से, ना पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। कैपेसिटर में जो चार्ज होगा वो ये इनर सरफेस का चार्ज होगा, उसका ही रोल होता है, उसके वजह से ही इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, उसके वजह से ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो हम V इक्वल टू लिख सकते हैं Q/C। Q कौन सा, ये इनर प्लेट का चार्ज। पूरा फिजिक्स रिवाइज करने के लिए यार अपने शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए। एक शॉर्ट नोट मैं 2-3 दिन में भेजने वाला हूँ, फिजिक्स का शॉर्ट नोट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट अपने हैंड रिटन होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। मैं ये 2-3 दिन मुझे और लगेंगे, फिर मैं भेजूंगा। पूरे फिजिक्स रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। तो मैं एक शॉर्ट नोट भेजूंगा, या तो वही पढ़ लेना रिवीजन के लिए, नहीं तो उसी टाइप का अपना हैंड रिटन बना लेना, वो ज्यादा बेटर होगा। मेरे को एक जगह से नहीं, मैंने स्कैन किया है एक जगह से, काफी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने स्कैन किया, अभी थोड़ा स्कैन करना बचा हुआ है। 1-2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा तो भेजूंगा मैं रिवीजन, तीनों सब्जेक्ट का भेजने वाला हूँ। नहीं नहीं, वो तो फॉर्मूले थे रेजो वाला जो है, एक अलग से नोट्स है, वो रिवीजन नोट्स है। तो तीनों सब्जेक्ट का होगा, वो कर रहा हूँ, बहुत सारे पेज हैं तो टाइम लग रहा है स्कैन करने में। तो चलो हम लोग अब नेक्स्ट देखो देखने जा रहे हैं।
डाइलेक्ट्रिक के बारे में ना। अब दो टॉपिक रह गए हैं, डाइलेक्ट्रिक, फिर फॉर्मूले वाले का जाने देना, जो शॉर्ट नोट्स हैं फिर वो ज्यादा यूजफुल हो जाएंगे। फॉर्मूले अगर बहुत जल्दी रिवाइज करना है तो फॉर्मूले का रिवीजन करो एग्जाम के जस्ट एक दिन पहले, अदरवाइज फिर वो शॉर्ट नोट ही कर सकते हो, वो उसमें मतलब हो जाएगा, अच्छा है वो। एक दो दिन में सारे बैच में भेजूंगा भाई, आदित्य सब में भेजने वाला हूँ। चलो हम लोग अब नेक्स्ट देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक के बारे में। थोड़ा डाइलेक्ट्रिक का इंट्रो आज हम लोग देख लेते हैं, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। डाइलेक्ट्रिक और आरसी सर्किट दो चीजें बची हुई हैं, तो हम लोग नेक्स्ट अब देख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक। देखो जो डाइलेक्ट्रिक होता है वो इंसुलेटिंग जो मटेरियल होता है उसका ही दूसरा नाम है। इंसुलेटिंग मटेरियल में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते ना, जो भी डाइलेक्ट्रिक होते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो यहाँ पे चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं होगा ना। अब देखो जब भी हम कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को, जैसे मान लो हमने एक डाइलेक्ट्रिक का स्लैब ले लिया, एक ये स्लैब है और इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसमें रखा, तो इस डाइलेक्ट्रिक का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक होता है, या रिलेटिव परमिटिविटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी सेम चीज होती थी ना। तो जब हम इसको रखेंगे तो जहां पे ये स्लैब है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रिड्यूस होके ई नॉट बाई के हो जाती है। अगर बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है तो अंदर ई नॉट बाई के हो जाती है। तो अब ऐसा होता क्यों, हमें वो समझना है ना। अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ई नॉट बाई के हो जाएगी। तो ऐसा देखो क्यों हो रहा है, जब हमने ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में मटेरियल को रखा तो मटेरियल के जो एटम्स थे, पहले ये पॉइंट नोट कर लो, अब नेक्स्ट स्लाइड पे समझाता हूँ। सर्वेश यार तुझे मटेरियल की स्पेलिंग भी नहीं आती, डबल आर लिख रहा है यार, हद है। पवार सर तो मैथ ही सिखाते हैं, केवल बेसिक मैथ, वो भी। हाँ बेसिक हाई लेवल मैथ्स, हॉट्स, क्या था कुछ तो ऐसा नाम बताया बनाया था। अच्छा।
ये नोट हो गया, अगले पेज पे चलें। तो देखो हम लोग अब ये देख रहे हैं कि जहां जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई डाइलेक्ट्रिक को रखेंगे तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो जाता है ना। ई नॉट अगर बाहर है तो वहां पे ई नॉट बाई के टाइम कम हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो जैसे कोई भी डाइलेक्ट्रिक में जो भी एटम होंगे उसमें सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज होगा और उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉन का ऐसा क्लाउड हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, उसका सेंटर भी प्लस से कोइंसाइड कर रहा है ना। अभी बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाई गई है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी 0 है। लेकिन जैसे ही हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे ना, जब ई की वैल्यू 0 नहीं होगी ना, जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो अंदर के जो एटम्स हैं अब वो ऐसे नहीं रह पाएंगे, उन पे पॉजिटिव चार्ज पे इधर को फोर्स लगेगा और निगेटिव चार्ज पे इधर को फोर्स लगेगा ना। अगर मैंने इधर को इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज पे उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाता है और निगेटिव पे इधर। तो ये जो एटम होंगे वो अब ऐसे पोलराइज हो जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर खिसक जाता है और निगेटिव चार्ज का सेंटर इधर आ जाता है। ये बात समझो। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है लेकिन एटम ऐसे पोलराइज हो जाते हैं ना जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे। तो अब ये एक तरह से एक डाइपोल बन गया ना। यहाँ पे आप ऐसे एक डाइपोल इमेजिन कर सकते हो, इधर प्लस चार्ज है इधर माइनस चार्ज है ना। इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे ऐसे बोलते हैं कि ये क्या है, क्लाउड ऑफ निगेटिव चार्ज है विथ सेंटर एट पॉजिटिव चार्ज। क्लाउड की स्पेलिंग सही लिखी है? तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी एटम होंगे वो यार क्लाउड में मुझे पता नहीं क्यों याद आ रहा है डब्लू होता था कुछ। अबे कोई सही बताओ भाई, मजाक मत करो, सही बताओ कोई। चलो बकवास मत करो, एकदम सही लिखा हुआ है। मजाक करो तो तुम लोग तो और ज्यादा शुरू हो जाओगे। क्लाउड की भी स्पेलिंग नहीं पता, हद है यार। तो देखो अब यहाँ पर मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जो भी डाइलेक्ट्रिक के सारे एटम्स होते हैं वो ऐसे पोलराइज हो जाएंगे। जब पोलराइज हो जाएंगे तो अब क्या होगा, ये हमने ऐसे स्लैब रखा हुआ है ना, यहाँ पे एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हमने ई नॉट लगाया हुआ है ना। तो यहाँ पे हर एक एटम ऐसे पोलराइज हो गए हैं। मैं कुछ एटम बना रहा हूँ यहाँ पे, पूरे में हर जगह ऐसे एटम पोलराइज है ना। मैंने कुछ एक बना दिए, बाकी आप ऐसे हर जगह सोच सकते हो। और इसमें पॉजिटिव चार्ज इस साइड होगा ना।
तो यहाँ पे देखो प्लस वाला चार्ज होगा और इधर सबका माइनस वाला दिख रहा होगा। तो अब देखो इससे होगा क्या, जो भी बीच का रीजन है, बीच में हर जगह प्लस माइनस ऐसे आ रहा होगा, तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होंगे ना। एंड पे हर जगह यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, माइनस चार्ज ना। यहाँ पे एंड पे इस साइड पे हर जगह माइनस दिख रहा होगा, इस एंड पे हर जगह प्लस दिख रहा होगा ना। तो आपको फाइनल जो सिचुएशन दिखेगी वो कुछ ऐसी दिख रही होगी कि स्लैब में अंदर कहीं कोई चार्ज नहीं आया है, क्योंकि प्लस माइनस एक साथ हैं तो वो कैंसिल हो रहे हैं। स्लैब में हम ऐसे सोच सकते हैं कि इधर के साइड में माइनस चार्ज आ गया है, इफेक्टिवली यही हुआ ना, और इधर के साइड में पॉजिटिव चार्ज आ गया ना। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट है। ये बात समझ आ रही है मैं क्या बोल रहा हूं? जल्दी लिखो। ये हो गया ना लास्ट स्लाइड? यार ये चैट में एक्चुअली मैं नीचे देखना ही भूल गया था, वो ऊपर का दिख रहा था मुझे मोबाइल पर। देखो जल्दी लास्ट स्लाइड ये मोबाइल पे चैट देखता हूँ कई बार, उसमें क्या होता है चैट नीचे हो जाता है और पता ही नहीं चलता, ऊपर ही दिखता रहता है, खुद से स्क्रॉल ही नहीं होता। तो अब देखो ये जो चार्ज यहाँ पे दिख रहा है, ऐसे निगेटिव चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको हम इंड्यूस चार्ज बोलेंगे ना। यहाँ पे चार्ज इंड्यूस हो गया। और ये जो इंड्यूस चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं हुआ है। ये बात समझो ना, यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं थे ना, तो ये फ्री चार्ज नहीं है ना। फ्री इलेक्ट्रॉन होता तो आराम से फ्लो कर पाता है, ये फ्री नहीं है। तो इसलिए हम इस इंड्यूस चार्ज को नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं अम, एक मिनट में, नाम थोड़ा स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, अभी याद आता है तो बताता हूँ ना, एक मिनट। तब तक हम लोग आगे करते हैं। तो देखो यहाँ पे जो चार्ज इंड्यूस हो गया, इसके चार्ज की वजह से क्या होगा, इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इस डायरेक्शन में ना। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में था, ई नॉट। तो अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर कितना हो जाएगा, तो ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हो जाएगा ई नॉट माइनस इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसकी वैल्यू ही जो रिजल्टेंट आती है वो ई नॉट बाई के आती है ना। आपको अब ये नहीं निकालना है, ये मतलब आप ऐसे देख के कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, बट आपको ये फाइनल रिजल्ट पता है कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट बाई के हो गई है। तो हम यहां से ये सोच सकते हैं कि इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। तो यहाँ पे इंड्यूस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा ई नॉट माइनस ई नॉट बाय के। हाँ, इसको हम लोग बाउंड चार्ज बोलते हैं। बाउंड मतलब ये बंधा हुआ है ना, भाग नहीं सकता, फ्री इलेक्ट्रॉन से नहीं आया है। नहीं तो इसको बाउंड चार्ज और क्यूबी से ऐसे डिनोट करते हैं। जहां जो ये इंड्यूस चार्ज की सिग्मा होगी उसको सिग्मा बी से दिखाते हैं। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? नोट करो इसको।
हाँ, आज बस यहीं तक करते हैं, फिर अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में ये खत्म हो जाएगा डाइलेक्ट्रिक, फिर हमारा आरसी सर्किट बचेगा। तो अब नेक्स्ट वीक में आपको कैपेसिटर फिर खत्म करना रहेगा मॉड्यूल। होमवर्क में 1 मिनट होमवर्क देने दो। होमवर्क में अब आज तो डाइलेक्ट्रिक वाला आगे स्टार्ट हो गया, वो पूरा नहीं हुआ है। ग्राउंडिंग वगैरह के लिए थोड़ा टाइम लगेगा ना, अब आज तो ग्राउंडिंग वगैरह जाने दो, लास्ट में ही करा दूंगा एक साथ ना, एक साथ ही लास्ट में करा दूंगा ग्राउंडिंग और शॉर्ट सर्किटिंग। तो होमवर्क में अब आप, आज मैं होमवर्क नहीं दे रहा हूं, तो बाकी लोग क्या करो, परसों डाउट है करंट इलेक्ट्रिसिटी का, परसों ने ट्यूसडे को, तो तब तक वो खत्म करो। और जिन्होंने इधर पीछे का इन चैप्टर सब कर लिया होगा कैपेसिटर का, वो कैपेसिटर का एक्सरसाइज 1 करना स्टार्ट कर सकते हैं ना, उसमें ऊपर हेडिंग पड़ी हुई है, तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या छोड़ना है। हाँ, वो भी कर सकते हो, एक्सरसाइज 1 कैपेसिटर का करना शुरू कर दो ना, उसमें आपको केवल आरसी सर्किट छोड़ना है, लास्ट हेडिंग होगी आरसी सर्किट की हर एक्सरसाइज में, और डाइलेक्ट्रिक 2 हेडिंग छोड़ के बाकी सब हेडिंग कर सकते हो आप। तो कैपेसिटर का एक्सरसाइज 1 2 आप शुरू कर सकते हो। नहीं, आर्काइव वगैरह नहीं डिस्कस करूंगा, वो सब आप अलग से ही पूछोगे, एक क्लास ही डाउट के लिए दूंगा, बाकी जो भी डाउट रहेंगे अलग से पूछना। जेई वाले डाउट तो यार डाउट नट वगैरह से भी देख सकते हो, जेई प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो अच्छे मिल जाते हैं वहां पे भी। पहले कैपेसिटर का कर लो, एक्सरसाइज 1 2 कर लो पहले कैपेसिटर का। हेडिंग बताई ना मैंने, डाइलेक्ट्रिक और आरसी सर्किट 2 चीजें बची हुई हैं, तो वो छोड़ करके बाकी सब करना शुरू कर दो। अभी मैं डिस्कस नहीं करूंगा, वो आप खुद से करते रहो ना। 2 क्लास के बाद ये कैपेसिटर खत्म हो जाएगा, फिर उसका डाउट डिस्कशन का क्लास लगाएंगे। आप खुद से करना शुरू कर दो ना, क्योंकि आपको करना है ये, तो टाइम है तो कर डालो पहले से। ठीक है, अब क्लोज कर रहा हूं ना। कैपेसिटर का मॉड्यूल नेक्स्ट वीक तो कैपेसिटर खत्म होगा, तो उससे अगले वीक डिस्कस करूंगा। कैपेसिटर का मॉड्यूल नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक डिस्कस होगा। ठीक है बच्चों, अब क्लोज कर रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन।